जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे जो संविधान है, संविधान में राज्यों की कर निर्धारण की शक्ति पर किस प्रकार से पाबंदियां लगाई गई हैं और पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं, ये समझिए। पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं कि 19 के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता का हनन ना हो, और आर्टिकल 301 के तहत व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता बनी रहे। यदि कोई आदमी 2500 रुपये से ज़्यादा कर आप पे लगा देगा तो आप कभी व्यवसाय नहीं करेंगे। आपका 50,000 का इनकम है, यदि 2500 की जगह 25,000 रुपये आप पर टैक्स लग जाएगा तो आप फिर व्यवसाय नहीं करेंगे। इसलिए हमारे संविधान ने क्या बंद किया कि विधानमंडल व्यवसाय पर, व्यापार पर और रोजगार पर कर तो लगा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये से ज़्यादा कर नहीं लगा सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये आर्टिकल 276 कह रहा है। 276 कह रहा है 2500 से ज़्यादा कर नहीं लगा सकते। यदि 2500 से ज़्यादा कर लगा देंगे तो 19 के वन के डी के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता का हनन होगा। ठीक है, एक। और दूसरी बात, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री या पर कर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आर्टिकल 286 कहता है कि राज्य विधानमंडल कर लगा सकते हैं, लेकिन उन कर की कुछ सीमाएं होंगी। तो आज उन्हीं सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सीमाएं क्यों बनाई गई? इसीलिए बनाई गई 301 के तहत व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए सीमाएं बनाई गई। लेकिन इस पर राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर समाचार पत्रों के अतिरिक्त कर लगा सकते हैं। समाचार पत्रों पर कर राज्य विधानमंडल, आपके राज्य की विधानसभा समाचार पत्रों पर कर नहीं लगा सकती। आप आज सुबह जब समाचार पत्र पढ़ना तो उस पर आगे में हेडिंग पे लिखना कि समाचार पत्रों पर कर लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 286 के तहत नहीं दिया गया है। ठीक है, आज का वीडियो आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब एक राज्य विधानमंडल की क्या सीमा है कि राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद और बिक्री पर वो कर नहीं लगा सकता। कौन नहीं लगा सकता? राज्य विधानमंडल नहीं लगा सकता। ठीक है, 21 आर्टिकल के तहत राज्य के बाहर की खरीद वस्तु पर कर नहीं लगाया जा सकता। तो ये आर्टिकल है 286। ठीक है, आप कहोगे 286 में तो ये भी लिखा है कि राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, और अब कह रहा है कर नहीं लगा सकता। तो ये पाबंदी है 286 के वन के ए में, या फिर सीधा 286 का ए कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें लिखा है कि राज्य के बाहर होने वाले व्यापार पर कर नहीं लगा सकता। भाई ऐसा क्यों नहीं लगा सकता? भाई राज्य के बाहर जो व्यापार होगा उस पर कर नहीं लगा सकता। मतलब ऐसा है, बिहार एक राज्य है, अगर बिहार चाहता है कि मैं महाराष्ट्र में जो व्यापार हो रहा है उस पर कर लगाऊंगा तो नहीं लगा सकता। इसमें एक मामला भी फेमस है, त्रावणकोर वर्सेस बॉम्बे। त्रावणकोर किसको कहते थे? त्रावणकोर पहले केरल का नाम त्रावणकोर था। उस समय 1952 में इसका नाम क्या था? त्रावणकोर। और इसका बॉम्बे कॉरपोरेशन लिमिटेड पे एक मामला चल रहा है। बॉम्बे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इसका त्रावणकोर का मामला हुआ था। ये कब हुआ था? 1952 में, 1952 में, मतलब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, या जिस समय हमारे देश में आम चुनाव हो रहे थे। और आम चुनाव के टाइम पे क्या है, हमारे यहाँ भाषा के आधार पर राज्य नहीं बने थे। राज्य 4 प्रकार से थे। ए समूह के राज्य जो थे उनमें से संघ, ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सीधे अंग्रेजों के अधिकार में थे। बी समूह के जो राज्य थे उनमें देसी रियासतें थे, कुछ सी समूह में थे, और डी समूह में आपका छोटी छोटी रियासतें सी में थी। और डी में क्या था? डी में जो था तुम्हारा वो अंडमान निकोबार था। ठीक है, छोटी छोटी रियासतें या ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी प्रांत समझ लिए। इस प्रकार 4 भागों में बटा था। इस 4 भागों के वर्गीकरण को हमने 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से खत्म किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो त्रावणकोर वर्सेस बॉम्बे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य केवल इंट्रा स्टेट व्यापार पर कर लगा सकता है। मैं ऊपर लिख देता हूं, इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के अंदर के व्यापार पे तो आप कर लगा सकते हो, राज्य के बाहर के व्यापार नहीं पर कर नहीं लगा सकते। मतलब इंटर स्टेट व्यापार पर कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ऐसा क्यों है? 286 जो है ना, 286 ऐसा क्यों कर रहा है? 286 इसलिए कर रहा है ताकि जो 301 आर्टिकल है ना, इसके तहत कोई राज्य राष्ट्रीय बाजार को बाधित ना करे। मतलब ऐसा है, ऐसा जैसे मान लो कोई फसल है, मान लो कहाँ
किसी राज्य में कोई फसल ज़्यादा हो रही है, असम में चाय ज़्यादा हो रही है, अब असम की चाय मध्य प्रदेश जा रही है किसी उससे, अब रास्ते में मान लो बिहार पड़ता है, रास्ते में बिहार पड़ा तो बिहार से असम की, तो बिहार सरकार कहेगी नहीं भाई मैं चाय को यहाँ से नहीं जाने दे सकती, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ इन पर टैक्स लगा दूंगा, तो क्या है उससे व्यापार बाधित हो जाएगा ना। तो इस प्रकार मतलब कोई भी राज्य राष्ट्रीय बाजार को बाधित ना कर दे, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के एक अनुच्छेद 286 का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब आयात और निर्यात हो रहा है तो आयात और निर्यात के दौरान खरीद और बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब अब ये कौन कह रहा है कि आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता? ये भी 286 ही कहेगा, लेकिन 286 का ये बात नहीं कहेगा कि आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब आयात निर्यात का मतलब क्या? आयात निर्यात का सिंपल सा मतलब है ये 286 का बी कहेगा। ठीक है, बी। ठीक है, अगर अलग से लिख देता हूँ थोड़ा, तो ये इसका जो है ना, इसका कहेगा 286 का वन का बी। क्या कह रहा है 286 का वन का बी? कि राज्य आयात या निर्यात के दौरान की गई बिक्री पर कर नहीं लगा सकता। इसका कोई उदाहरण ऐसा है कि ऐसा कभी हुआ हो तो ठीक है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का, आपको बस पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब मामले रट लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, नहीं तो ये आप जो आयात निर्यात के दौरान बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकते, जब ऐसे उदाहरणों से पता नहीं होगा तो चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपने खोसला का घोंसला, एक मूवी थी जिसमें अनुपम खेर था, खोसला का घोंसला। तो एक क्या है, एक केजी खोसला थे, केजी खोसला, इनका घोंसला था विदेशों में। तो इनके ये क्या कर रहे थे, आयात निर्यात कर रहे थे, इन पर लगा दिया टैक्स, इन पर टैक्स लगा दिया। तो केजी खोसला बरसे डिप्टी कमिश्नर, जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है वैसे डिप्टी कमिश्नर भी होता है। और जो इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, जो टैक्स वैक्स लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाते हैं उनका। तो केजी खोसला वर्सेस डिप्टी कमिश्नर का एक केस है, और केस है 1966 का। बताइए 1966 में प्रधानमंत्री कौन था? 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री की 1965 में ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने कार्य संभाला था, और ये फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो केजी खोसला वर्सेस डिप्टी कमिश्नर का केस 1966 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंपोर्ट सेल्फ राज्य के अधिकार से बाहर है। मतलब जो आयात निर्यात ड्यूटी है ना, इंपोर्ट सेल लगा रहे हो आप, वो राज्य के अधिकार से बाहर है। और यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया था? यह प्रतिबंध इसलिए लगाया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध है ना, कि मतलब आयात निर्यात पे कर नहीं लगा सकता राज्य। क्यों नहीं लगा सकता? अगर आप आयात निर्यात पे कर लगा दोगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समानता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नहीं रह सकती। मतलब यही है, सामान आ रहा है, गुजरात है, गुजरात तो समुद्र के किनारे है, गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पे कोई चीज़ें उतरती हैं, या कांडला बंदरगाह पे कुछ चीज़ें उतरती हैं, या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आता है। तो फिर वो कहेगा कि भाई बिहार ने कोई चीज़ मंगाई है, बंगाल टैक्स लगा देगा, तो बंगाल की तो ऐसी मुफ्त में कमाई हो जाएगी। जबकि हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यहाँ राज्यों का अस्तित्व नहीं है, राज्य केवल हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, आप जैसे आप देख ही रहे हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हम लोगों ने बिना संविधान संशोधन के 15 दिन में 3 राज्य बना दिए, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को, 15 नवंबर को। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन सा राज्य इनमें पहले बना? तो देखिए, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश दिवस है ना, वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को ही अलग हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बाद में 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश 9 नवंबर को। अब उत्तर प्रदेश से सटा है बिहार, तो बिहार में जो ये जो है ना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर को निकला, बिहार से झारखंड 15 नवंबर को, सबसे लास्ट में झारखंड निकला। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। तो इस प्रकार हमने राज्यों का गठन किया। क्यों किया? क्योंकि राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये मान के चलिए। जैसे भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा है, तो इसलिए यही कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समानता और स्वतंत्रता बनी रहे। इसलिए 286 के वन के बी, एक स्मॉल बी है, यानी मूल संविधान। ये जो बात है ना, स्मॉल बी में जो चीज़ होती है वो मूल संविधान में होती है। जैसे स्मॉल बी है तो ये मूल संविधान की बात लिखी है। ठीक है, इतना हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये जो 2500 रुपये वाली बात हो रही है ना, ये 2500 वाली बात, ये जो 2500 विधानमंडल 2500 व्यवसाय व्यापार बेरोजगार रोजगार पर कर नहीं लगा सकता, ये जो है ना, ये मूलतः इसकी सीमा 250 रुपये थी। मूलतः कितनी थी? 250 रुपये थी। मतलब मूल संविधान में बी आर अम्बेडकर ने इसमें 250 रुपये लिखा था। लेकिन 60वां संशोधन 1988 60वां संशोधन 1988 द्वारा इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया। ठीक है, 60वां संशोधन कब हुआ था? 1988 में, 1988 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कितना कर दिया था? बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया था 60वें संशोधन से। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। देखो, इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान है, ये सा है, ये सा है। जबकि यहाँ पे देखिए, ये जो है आ, ये जो आ है ना, आ में क्या कह रहा है? राज्य के बाहर ऊपर में, रुकिए बताता हूं। ये जो आ है ना, आ इसमें क्या कह रहा है? राज्य के बाहर, हट गया यार, राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब वो राज्य के बाहर की बात कर रहा है, राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। और इसमें जो बात कर रहा है वो अंतर्राज्यीय व्यापार की बात कर रहा है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद या बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे साहब, सब में 200 ऊपर वाला 2500 रुपये वाले में 276 आर्टिकल था, इसमें 286 का ये तुम्हारा वन का ये है, और 286 का वन का बी जो है वो इसमें रोक रहा है जी, ये वन का बी है, ये इसको रोक रहा है कि इंपोर्ट आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकते। अब आयात निर्यात के दौरान नहीं लगा रहा है, राज्य के बाहर नहीं लगा रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान हम कर क्यों नहीं लगा सकते? ये समस्या आपके दिमाग में आ रही होगी। तो ये ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया? ताकि अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात नहीं, ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया? यह प्रावधान क्या ना, यह प्रावधान जो है ना, आपने सुना होगा वन इंडिया वन मार्केट, एक भारत एक बाजार, वन इंडिया वन मार्केट। इसी सोच पे तो हम लोग जीएसटी लाए हैं ना, कि वन इंडिया वन मार्केट की बात हो। ठीक है, तो वन इंडिया वन मार्केट के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? मतलब वन इंडिया वन मार्केट की जो भावना है, राज्यों के बीच कर बाधा को समाप्त करना। एक इंडिया में एक ही मार्केट कैसे होगा जब हर राज्य में, अब आप कहीं देखना जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोलियम आप देखना मध्य प्रदेश में पेट्रोल महंगा मिलता है, वहीं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल सस्ता होता है। तो फिर ये वन इंडिया वन मार्केट कैसे हुआ? सही बात कि नहीं? तो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। इसे कौन से आर्टिकल से जस्टिफाई कर सकते हैं? इसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग आर्टिकल 269 और 286 के द्वारा। ठीक है, 286 का 2। अब 269 तो मैंने पहले ही बताया, जैसे 269 के ए में जीएसटी से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, 269 और 286 से इसे हम वैलिड कर सकते हैं। मतलब जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स है, केंद्रीय विक्रय कर, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम है 1956 वाला, संसद ने आर्टिकल 269 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर लगाया था। अंतर्राज्यीय बिक्री होगी तो उस पर कर कौन सा लगाया? केंद्रीय बिक्री कर लगाया। और किस अधिनियम से लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956 के माध्यम से। ठीक है, अभी फिलहाल अनुच्छेद आ गया 269 का ये जो जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, तो संसद ने अनुच्छेद 269 का उपयोग करके
अनुच्छेद 269 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर लगाया था। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद का उपयोग हुआ? अनुच्छेद 269 का उपयोग हुआ। और अंतर्राज्यीय बिक्री पर कौन सा कर लगा? केंद्रीय बिक्री कर लगा था। ठीक है, और सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956 के माध्यम से। तो आप कहो केंद्रीय बिक्री कर किस अनुच्छेद से लगता है? केंद्रीय बिक्री कर अनुच्छेद 269 से लगता है। अब जो जीएसटी लग रहा है 269 के ए में। ठीक है, अब इसमें जो और कौन सी पाबंदी है, अगली पाबंदी पढ़ते हैं। अगली पाबंदी कौन सी है, इसे पढ़ते हैं। संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। मतलब संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान जिन मसलों को हम महत्वपूर्ण घोषित कर देते हैं उनके क्रय विक्रय के आधार पर हम प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों में वस्तु की, सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने का अधिकार है। तो क्या है, इनकी दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया। मतलब ये है कि संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर, संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा हो, अंतर्राज्यीय वाणिज्य हो रहा है, उनमें संसद कुछ मसलों को महत्वपूर्ण घोषित कर देती है, तो उन पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों में वस्तु की मतलब सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया। आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लीजिए आप, मत आने दो। जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो, एक इस आधार पर, और दूसरी आपूर्ति जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो। पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने पर तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करे। कुछ पल्ले पड़ा है आपके भाई, अभी पड़ जाएगा। देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगा, सारी लाइनों को फिर से हाईलाइट करूँगा और फिर आपको समझाऊंगा। ये देखो द नंबर का पॉइंट है, हम इसे समझ रहे हैं। ठीक है, द नंबर पॉइंट को समझना है। संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध, इसे आप पढ़ोगे। इतना मतलब पढ़ना है आपको कि संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। इसके लिए आपको अनुच्छेद 286 का 3 पढ़ना चाहिए। 286 का 3 जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक बात लिखा हुआ मिलेगा कि संसद यह घोषित कर सकती है किन वस्तुओं पर राज्य कर नहीं लगा सकता। मतलब ये कौन घोषित करेगा राज्य कर नहीं लगाएगा? ये संसद, दिल्ली की लोकसभा और राज्यसभा घोषित करेगी कि बिहार की जो विधानसभा है वो किन वस्तुओं पर कर लगाने के लिए प्रावधान करेगी और किन वस्तुओं पर कर नहीं लगा सकती। ये दिल्ली की संसद घोषित करेगी। ठीक है, और किन मामलों में? अंतर्राज्यीय व्यापार के मामलों में। एक बात मुझे बताइए, संसद ऐसा क्यों कर रही है? एक बात बताइए, यूपी और बिहार के बीच बिजनेस चल रहा है। अब लखनऊ की विधानसभा कह रही है हम करेंगे, बिहार की विधानसभा कह रही है हम करेंगे, इसलिए इन दोनों में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए संसद कह रही है कि संसद अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर हम प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, और ये किसमें कहा गया? ये 286 के 3 में कहा गया कि संसद यह घोषित कर सकती है किन वस्तुओं पर राज्य कर नहीं लगा सकते। ठीक है, अब क्या है, संसद ने क्या किया? संसद ने एसेंशियल कमोडिटी, आवश्यक वस्तु से संबंधित, जैसे आवश्यक वस्तु मतलब खाद्यान्न, जो आप खाना वगैरह खाते हुए क्या है, खाद्यान्न आवश्यक वस्तु है, नहीं तो भूखों मर जाएंगे हम लोग। उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पाद जो हैं, पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, और स्टील को डिक्लेयर्ड गुड्स घोषित किया है। और स्टील, खाद्यान्न को, पेट्रोलियम को और स्टील को क्या किया है संसद ने डिक्लेयर्ड गुड्स घोषित किया है। ठीक है, जिन पर सीमित दर से ही कर लगाया जा सकता है। एक बात मुझे बताइए, एक गरीब है 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है। अब ब्रेड का पैकेट मान लो अभी जो 20 का ब्रेड का पैकेट आ रहा है वो ब्रेड का पैकेट 50 का आने लगे, तो फिर वो गरीब भूखों मर जाएगा। भूखों मर जाएगा। 50 का क्यों? अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगा देती तो उसका क्या दाम बढ़ जाएगा, तो भूखों मर जाएगा। तो खाद्यान्न ऐसी वस्तु है, खाद्यान्न। और पेट्रोलियम मतलब लोग आवागमन कर रहे हैं, मतलब पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा
तो किसान क्या करेगा, अपने गेहूं को मंडी तक कैसे ले जाएगा, मंडी तक। और एक स्टील है, स्टील बनाने में हम लोगों को इतना खर्चा आ जा रहा है कि अगर हम ज़्यादा कर लगा देंगे तो स्टील वाले जो व्यापारी, मतलब स्टील का जो फैक्ट्री का मालिक होता है, उसे घाटा पड़ेगा। इसलिए खाद्यान्न पे और पेट्रोलियम और स्टील को कैसी गुड्स घोषित किया, डिक्लेयर्ड गुड्स घोषित कर दिया है। डिक्लेयर्ड गुड्स मतलब हम कह रहे हैं कि भाई इस पे ज़्यादा कर नहीं लगाओ, स्पष्ट संसद ने कहा इस पे ज़्यादा कर नहीं लगेगा, ये डिक्लेयर गुड्स है। मतलब 286 का 3 केंद्र को वाणिज्यिक संतुलन नियंत्रण की शक्ति देता है, ताकि राज्यों में कर दरों में असमानता ना हो। ऐसा ना हो कि मान लो एक ब्रेड का पैकेट यूपी में 20 का मिले और बिहार में 50 का मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसे हमने डिक्लेयर्ड घोषित किया है। तो 286(3) की भावना क्या है, 286(3) की भावना क्या है इसकी, 286(3) की भावना क्या है, 286(3) की भावना है कि वाणिज्यिक संतुलन नियंत्रण में रहे, ताकि राज्यों में कर की दरों में ज़्यादा असमानता दिखाई न देना। ठीक है, इसलिए ये बात कही गई कि जो अब हम बताते हैं, अब इसे है, अब जो दा पढ़ो, अब पढ़ो इसे। अब क्या कह रहा है, संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मतलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। बताइए, क्या आप चाहते हो कि जो ब्रेड का पैकेट बिहार में 20 का मिलेगा वो यूपी में 50 का मिलने लगे? क्या आप चाहते हो? ऐसा नहीं चाहते हो। या फिर जो चीनी यूपी में 100 रुपए की मिल रही है, 50 रुपए किलो मिल रही है, बिहार में 500 रुपए किलो मिले, ऐसा तो आप नहीं चाहते हो ना। इसलिए संसद के पास ऐसा अधिकार है। नहीं तो क्या होता, राज्य कुछ भी कर सकते थे। राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां से देखते हैं, राज्य विधायिका को निम्नलिखित 2 मामलों में वस्तु की, सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया। मतलब राज्य विधायिका को 2 मामलों में, चाहे वो वस्तु की आपूर्ति हो, वस्तु मतलब गेहूं, शक्कर, कपड़ा, अनाज, ये वस्तु होती है, पेट्रोलियम भी वस्तु है। तो राज्य विधायिका को निम्नलिखित 2 मामलों में वस्तु की और सेवा की, सेवा तो आप जानते ही हो, जैसे डॉक्टर कुछ सेवा दे रहा है तो शिक्षक आपके स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो सेवा दे रहा है। तो राज्य विधायिका को 2 मामलों में, एक तो वस्तु की, दूसरी सेवा की, अथवा दोनों की, वस्तु और सेवाओं की, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया है। 2 मामलों में। अब हम देखते हैं वो 2 मामले कौन से हैं, जो 2 मामलों की बात कर रहा है, वो 2 मामले क्या हैं, वो 2 मामले देख लेते हैं। वो 2 मामले ये हैं, जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो। मतलब ऐसी आपूर्ति कहाँ, राज्य में नहीं की गई हो, राज्य के बाहर की गई है। मतलब राज्य के बाहर, मान लो बिहार सरकार यूपी में कोई आपूर्ति करे तो उस पर तो कर नहीं लगा सकती ना। तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि बिहार की चीनी मिल में कोई चीनी बने और वो चीनी कहाँ जाए, वो चीनी मध्य प्रदेश जाए, तो बिहार सरकार कर नहीं लगा सकती उस पर। ठीक है, एक बात। और जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो, या फिर आयात निर्यात का मामला हो, जैसे मान ले अमेरिका से कोई कपड़ा आया और वो बिहार के मार्केट में गिर रहा है, बिहार के मार्केट में आता है, तो उस पर बिहार सरकार कर नहीं लगाएगी, उस पर कर भारत सरकार लगाएगी। और कैसे लगाएगी वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके आर्टिकल वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब राज्य विधायिका को 2 मामलों में वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया कि आप कर नहीं लगाओगे, क्योंकि ये आपके मामले से ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए राज्यों को रोका गया है। जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य से बाहर की गई हो, एक मतलब बिहार का कोई सामान अगर मध्य प्रदेश में बिक रहा हो तो बिहार की सरकार कर नहीं लगा सकती। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कर फिर कौन लगाएगा भाई, कोई कर लगाएगा? हाँ, लगाएगा। ऐसा कर अनुच्छेद 269(a) के माध्यम से लगेगा। 269 के ए के माध्यम से ऐसा कर लगेगा। मतलब 269 का ए जो है ये संविधान संशोधन की बात करेगा। तो करों में संविधान संशोधन मतलब जीएसटी की बात होगी, सीधी सी बात है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी से गुड्स, वस्तु, सर्विसेज सेवा, वस्तु एवं सेवा अधिनियम। ठीक है, एक हो गया। 269 का ये कह रहा है अंतर्राज्यीय आपूर्ति, मतलब बिहार का सामान मध्य प्रदेश में जाएगा तो होगी ये अंतर्राज्यीय आपूर्ति। या फिर अमेरिका का कोई कपड़ा बिहार में आ जाए तो वो आयात निर्यात, वो होगा आयात। या फिर बिहार का सामान या फिर एमपी का सामान कहाँ चला जाए, अफ्रीका या यूरोप चला जाए तो वो होगा निर्यात। तो अंतर्राज्यीय आपूर्ति, आयात और निर्यात पर कर लगाने का अधिकार किसी राज्य को नहीं है बल्कि संसद को है।
संसद की सीमाओं के परे बात हो रही है, ठीक है, ये वो बात। अब जैसे उदाहरण के तौर स्वरूप पे माने तो हम इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी किस में लगती है? अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगती है, और इस पर कर लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, केंद्र सरकार कर लगाती है। अब आप कहोगे इससे तो क्या होगा, इससे तो राज्यों को घाटा पड़ जाएगा, राज्यों को पैसा नहीं मिल पाएगा। आपकी ये चिंता जायज़ है। इस चिंता को दूर करता है आपका जीएसटी काउंसिल, जो 279 के ए के तहत गठित होता है। जीएसटी काउंसिल 279 के ए के तहत गठित होता है, जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद क्या करती है? ऐसे करों को साझा करती है आपस में कि ठीक है भाई, बिहार का कोई सामान मध्य प्रदेश में बिक रहा है, मतलब बिहार की चीनी मध्य प्रदेश के बाजार में बिकेगी, तो फिर जीएसटी काउंसिल अपने नियम के हिसाब से देखेगी, यहाँ का चीनी है तो 10 रुपये का कर में लगा है, 5 रुपये मध्य प्रदेश को दे दो, 5 रुपये बिहार को दे दो, इस प्रकार बांटेगा, ठीक है। फिर उनका वो नियम रहता है, उसके अंदर की बात है, यहाँ हम आपको समझाने के लिए ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। मान लो मध्य प्रदेश और बिहार के बीच कितने का 1 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, मान लो, तो मान लो यहाँ का सामान वहाँ कितना गया, वहाँ का सामान यहाँ कितना आया, या फिर अन्य राज्यों की इन्वॉल्वमेंट किस पे, इस पे जीएसटी काउंसिल का पूरा एक फार्मूला है। उसके हिसाब से फिर राज्यों को टैक्स में भागीदारी दी जाती है कि ये आपका टैक्स रहा, ये आपका टैक्स रहा, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये करता है जीएसटी काउंसिल, लेकर राज्य नहीं लगा सकता कर। राज्य कर लगाएगा फिर तो दो राज्यों में लड़ाई हो जाएगी कि भाई हमारा पैसा तुमने खा लिया, हमारा पैसा तुमने खा लिया, ठीक है, ये बात हो गई। इसलिए वो दो मामले आपको पता चल गए। वो दो मामले हैं, एक तो राज्यों में व्यापार हो, दूसरा पर एक भारत का व्यापार किसी और देश पे, और राज्य कहे नहीं भाई इस पे तो हम कर लगाएंगे, भारत कहेगा तुम चुप बैठो, तुम्हें अगर झारखंड कहेगा नहीं हम लगाएंगे, तो फिर पता भारत सरकार क्या कहेगी, तुम्हारा गठन पता कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ, अभी तुम कहोगे ना तो अभी बिहार में वापस से मिला देंगे तुम्हें, ठीक है। इतना पावर है हमारी केंद्र सरकार के पास। झारखंड अगर कुछ ज़्यादा बड़ी बात करेगा तो झारखंड को फिर से वापस बिहार में मिला सकते हैं, ये पावर है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब इसमें समझते हैं पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु सेवा अर्थात गुड्स एंड सर्विस अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसा आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करें। मतलब ऐसा नहीं है जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ये बात, ये हार्ड एंड फास्ट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। संसद के पास अभी भी शक्ति है कि संसद फिर भी कोई संशोधन कर सकती है। अब आप कहोगे कि मुझे कुछ उदाहरण दीजिए, मैं कैसे मान लूं कि संसद के पास ये शक्ति है? तो देखो मैं उदाहरण देता हूं आपको, पहले इसे थोड़ा हटा देता हूं। आपने 269 का ए का 5 पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। 269 ए, और ये कौन सी ए है? ये कैपिटल ए की बात हो रही है। जहां हम जीएसटी की बात करेंगे वहां कैपिटल ए होगा। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है इसलिए, ठीक है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं। अब पढ़ो 269 का ए का 5, 269 ए का 5। अब 269 का ए का 5 क्या कह रहा है? 269 का ए का 5 कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह तय करे कि कौन सा लेन देन इंटर स्टेट माना जाएगा और कौन सा लेन देन इंट्रा स्टेट माना जाएगा। मतलब ये अधिकार किसको है? ये अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को। संसद क्या तय करेगा? मतलब लेन देन हो रहा है तो उसे किसी को तो हम माने कि वो अंतर्राज्यीय है, और किसे माने वो अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय मतलब वो एक ही स्टेट का मामला है। मतलब पटना का कोई सामान बेगूसराय में जाके बिकता है तो वो अंतर्राज्यीय है, इंट्रा स्टेट है, और पटना का कोई सामान लखनऊ में जाके बिकता है तो वो इंटर स्टेट मामला है, ठीक है। ये तो बात है, पर ये चीज़ें इतनी सरल नहीं होती हैं। इसे संसद को यही अधिकार दिया गया कि वो तय करे कैसे हुआ। तो संसद ने कैसे तय किया? संसद ने आईजीएसटी एक्ट लाया, संसद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 में, ठीक है। क्योंकि 101 बार संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, तो उसके बाद आईजीएसटी एक्ट 2017 में आया, ठीक है। इसी एक्ट के माध्यम से संसद ने परिभाषित किया कि कौन सा लेन देन इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा और कौन सा इंट्रा स्टेट माना जाएगा, अर्थात स्पष्ट कर दिया संसद ने।
मतलब ये हुआ कि राज्यों में, इससे पता क्या होगा, इससे राज्यों में जो विवाद की गुंजाइश थी वो समाप्त हो गई, और फाइनल से मतलब ये है कि फाइनल से संसद के पास होगा। फाइनल से मतलब अंतिम अंतिम रूप से किसकी चलेगी, अंतिम रूप से संसद की चलेगी। लेकिन संसद को ऐसी शक्तियां क्यों प्राप्त हैं, संसद को इतनी ज़्यादा शक्तियां क्यों प्राप्त हैं, क्योंकि राज्यों में आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए ऐसी शक्तियां हमने संसद को दी हैं। अब आपको पूरा पता चल गया। अब ये जो हम समझा रहे थे कि वह अपनी वस्तु अथवा सेवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने या ऐसी आपूर्ति आयात निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित कर सकती है। तो आपको पता चल गया 269 का ए का 5। ठीक है, अब हम आगे जो चौथे नंबर पे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, चौथे नंबर पे हम चलेंगे, इस पे। अब हम चलेंगे इस पे। इसमें लिखा है राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्य नदी, मतलब ऐसी नदी जो एक नदी अंतर्राज्यीय नदी की बात कर रहा है, या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। मतलब राज्य विधानमंडल मतलब किसी राज्य का विधानमंडल किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु, मतलब कोई नदी धारा है उसमें कुछ विनियमन करना है, कुछ विकास करना है, उसके लिए संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को, संसद ने किसी प्राधिकरण को स्थापित किया, उसको पानी या बिजली एकत्रीकरण या उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। लेकिन अब ये लेकिन को पढ़ो, ये जो लेकिन लिखा है, लेकिन रुकिए, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा। मतलब ऐसे किसी कानून को हम प्रभावी तब बना सकते हैं जब राष्ट्रपति की सिफारिश सुरक्षित होगा। मतलब ऐसे समझ ले, प्रयागराज इलाहाबाद से गंगा नदी आ रही है, अब उत्तर प्रदेश से आ रही है, जैसे अब आप कहोगे इसका क्या है, इसका संवैधानिक आधार क्या है, ये चौथा नंबर है ना, इसका संवैधानिक आधार क्या, इसका संवैधानिक आधार माना जाएगा अनुच्छेद 288। 288 में भी 2, तो 288 का 2 क्या कह रहा है वो आपको पता होना चाहिए। 288 का 2 कह रहा है कि यदि संसद द्वारा किसी नदी, बिजली विकास प्राधिकरण, जैसे मान लो भाखड़ा ब्यास बोर्ड है, भाखड़ा नांगल ब्यास बोर्ड है, भाखड़ा नदी, भाखड़ा नांगल और ब्यास नदी की बात कर रहा है, तो भाखड़ा ब्यास बोर्ड, मतलब यदि संसद द्वारा किसी नदी या बिजली विकास प्राधिकरण जैसे भाखड़ा ब्यास बोर्ड की स्थापना हुई हो तो राज्य उस पर कर लगाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करेगा। मतलब बिजली विकास प्राधिकरण जैसे मान लो राज्य केंद्र द्वारा बना दिया गया है, अब राज्य कुछ करना चाहता है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति आप ले लो। मतलब ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच है। अब राज्य चाह रहा है कि बिजली शुल्क नहीं बढ़ा सकते थे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। मतलब अब राज्य सोच रहे हैं कि हम बिजली शुल्क बढ़ाएंगे। अरे भाई, आप नदी के ऊपर बांध बना के बिजली बना रहे हो, आप सोच रहे हैं कि हम बिजली का शुल्क बढ़ा सकते हो, तो फिर भाई नदी आपकी अपनी नहीं है, नदी भारत की, और भारत के राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसी का हम भाखड़ा नांगल का उदाहरण क्यों दें, हम बिहार का उदाहरण क्यों नहीं दें, बिहार का भी उदाहरण दे देंगे। तो बिहार और बंगाल के बीच में एक दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर, ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि राज्य चाह रहा था कि हम टैक्स लगाएंगे इसमें, तो टैक्स आप तभी लगा सकते हो जब आप केंद्र की स्वीकृति लोगे, ठीक है। उसी प्रकार भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा पहले एक ही पेप्सू वगैरह के पार्ट थे, ठीक है, और चंडीगढ़ इन्हीं में से निकला है। तो इनके पास भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। ये चाह रहे थे कि हम जो बिजली बनती है, इनके यहाँ बिजली बोर्ड से बिजली बन रही, तो वो बिजली पे शुल्क तो था, पर शुल्क को इंक्रीमेंट करना चाहते। तो इसके लिए इन्हें फिर भाई इंक्रीमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। भाई ये 288 का 2 आर्टिकल ऐसा क्या चाहता है, बी.आर. अम्बेडकर ने क्या सोच के इसको 288 के 2 को संविधान में स्थान दिया है। तो बी.आर. अम्बेडकर साहब चाहते थे कि कोई भी नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा हमारे देश में, नेशनल प्रोजेक्ट, जैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है। तो नेशनल प्रोजेक्ट की जो वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब नेशनल प्रोजेक्ट की वित्तीय सुरक्षा इसलिए सुनिश्चित करता है ताकि कोई राज्य
फालतू का कर लगा के उसके संचालन में बाधा नहीं डाल दे। राज्य क्या होगा, राज्य मान लो अपने लालच में आ जाए और कहेगा नहीं भाई हम तो इस पर बहुत ज़्यादा कर लगाएंगे, तो इसमें 200, फिर हमारा क्या, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपने 288 का 2 पढ़ा है, मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तुरंत राज्य को फटकार लगा देगा। 288 के 2 में क्या लिखा है कि कोई भी राज्य नेशनल प्रोजेक्ट की वित्तीय सुरक्षा में अपने फालतू के कराधान से उसके संचालन में बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए आप, अगर आपको कुछ करना है तो आप पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेके आइए, ठीक है। तो ये हो गई सारी, मतलब राज्य क्या क्या नहीं कर सकता, ये सब बातें हो गई हैं। अब मैं जो आर्टिकल शुरुआत में बताया था चैप्टर की शुरुआत में, वो आपको बताता हूँ थोड़ा। देखिए, जब चैप्टर शुरुआत कर रहा था तो जैसे मान लो वित्तीय संबंध बता रहा था तो मैंने कहा था 276, 5 आर्टिकल बताए थे आपको। 276 में 10 जोड़ो 286, और फिर 286 के बाद 287, 288 और 289। ये आर्टिकल मैं आपसे बोला था, ये हमारे केंद्र राज्य संबंधों में जो आपका जो व्यापार वाणिज्य वगैरह होता है, वित्त वगैरह लगता है, उससे संबंधित आर्टिकल मैंने आपको बताए थे। आपको पता, और वो आर्टिकल हैं जो इन सबसे संबंधित है, राज्य क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मतलब करों के निर्धारण से संबंधित ये आर्टिकल है। हालांकि वित्त की बात करो, वित्त संपत्ति संपदाएं और बात की बात करो तो ये भाग 12 जो है, भाग 12 वित्त क्या है, वित्त संपत्ति संपदाएं और बात भाग 12 में, और ये अनुच्छेद 264 से 300 तक है। और ये 276 हो चाहे 286, 87, 88, 89, सब 264 से 300 के बीच में है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल करों से संबंधित है, टैक्स से संबंधित आर्टिकल हैं ये 5, ठीक है, टैक्स से संबंधित हैं ये 5 आर्टिकल। अब मैं यहाँ पे क्या अभी 5 बताने वाला हूँ, नहीं, अभी हमने जो पढ़े हैं हम उन्हीं का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हमने 276 पढ़ा है, 276 का 2 पढ़ा है। क्या पढ़ा था इसमें, व्यवसाय कर की सीमा, मतलब ये सीमा निर्धारित की थी हमने कितनी, 2500 रुपए की सीमा निर्धारित की थी। तो किस आर्टिकल से, मतलब ये, और 25 रुपए की सीमा किसमें, प्रोफेशन टैक्स पे, जो आर्टिकल 19 के 1 के डी का पार्ट है, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स अर्थात व्यवसाय की कर, व्यवसाय की स्वतंत्रता संबंधित ये जो है 2500 रुपए। तो ये 276 के 2 के माध्यम से 19 के 1 के डी को सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक आर्टिकल कौन सा पढ़ा था, 286 पढ़ा था हमने, और 286 में 1 का ए पढ़ा है, और 286 में ही हमने क्या की पढ़ा है, 1 का बी पढ़ा है, 1 का बी पढ़ा है, ठीक है। तो 286 का 1 का ए क्या रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब बिहार का मध्य प्रदेश से जो व्यापार होगा उस पर कर का निषेध किया गया है। और इसमें हमने एक विवाद भी आपको बताया था, त्रावणकोर वर्सेस बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे कंपनी के लिमिटेड का विवाद बताया था, जो 1952 में हुआ था। प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की बात बता रहे हैं। त्रावणकोर वर्सेस बॉम्बे स्टेट का जो विवाद था वो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर नहीं लगा सकता, ठीक है। और फिर अगला है 286 का 1 का बी, और अब आते हैं 286 के 1 का बी। ये कहता है कि मतलब आयात निर्यात पर राज्य कर नहीं लगा सकता। इसमें मैंने कौन सा मामला बताया था, खोसला का घोसला, कोई खोसला थे, उनका घोसला भारत से बाहर था और भारत में क्या आयात निर्यात करते थे। तो डिप्टी कमिश्नर जो थे उस टाइम पे वहाँ कस्टम से संबंधित, उनने इस पे कर लगा दिया। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उसमें एक निर्णय दिया गया कि आयात निर्यात पर भी राज्य कर नहीं लगा सकते, ठीक है। राज्य ऐसा थोड़ी है अमेरिका से कोई हम आयात कर रहे हैं उस पर राज्य कर ठोक दे, राज्य की उतनी शक्ति नहीं है। अब आते हैं 286 का 3 का मामला। 286 का 3 बताइए, 286 का 3 आपको याद है क्या? जो मैंने डिक्लेयर्ड गुड्स बताई थी ना आपको, जैसे खादान है, पेट्रोलियम है, स्टील है, ये कैसी हैं, डिक्लेयर्ड गुड्स हैं। और डिक्लेयर्ड गुड्स का नियंत्रण किसके पास होता है, संसद के पास होती है। और इसको रखते हैं हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से डिक्लेयर्ड गुड्स को हम रखते हैं, ये संसद का अधिकार है। 286 का 3, ठीक है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर, और इसका हम क्यों करते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं क्या हो, कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए, कहीं सस्ती हो जाए, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए 286 का 3 रखा जाता है, ठीक है। 286 का 3 ये हो गया। अब चलते हैं, आप कौन सा है, ऊपर में लिख दें क्या, ऊपर में लिख देते हैं, चलिए। 269 का ए, कैपिटल ए है, ये तो बहुत अच्छे से आपको याद हुआ होगा। ये जीएसटी में अंतर्राज्यीय आपूर्ति की बात करता है। जीएसटी में अंतर्राज्यीय आपूर्ति अर्थात इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात करता है।
और इसके लिए IGST एक्ट 2017 भी बना है, ये भी संसद का अधिकार है। ठीक है। और अभी जो 286 का वन का ए, वन का भी अभी क्या है, ये जो निषेध हो गए हैं, अब क्या GST लागू हो गई तो अब इनका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा है। 286 वन का ए, वन का बी जो है ना, ये अब निषेध हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, अगर लक्ष्मीकांत में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 286 का 3 डिक्लेयर्ड गुड्स की बात कर रहा है, 269 का ये, अब ये बॉस बन गया है। कौन? इधर लिख देते हैं, जो तुम्हारे GST से संबंधित आर्टिकल, अब ये बॉस बन गए, इनकी चल रही है अब तो। क्योंकि हमारे यहाँ कर में जो एक फिस्कल फेडरलिज्म में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जब से GST आया है। ठीक है, तो 269 का ये क्या कर रहा है, GST में अंतर्राज्यीय आपूर्ति की बात कर रहा हूँ, और जो हम IGST एक्ट 2017 बनाए हैं ना, ये 2017 है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक राष्ट्रीय परियोजना पर कर की बात कर रहा है, 288 का 2। अब हम आते हैं इस पे जो चौथे नंबर में लिखा था, राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्यीय नदी धारा का विनियमन विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी, बिजली एकत्रण, उत्पादन, खपत, वितरण, बिक्री पर कर निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश सुरक्षित रखना होगा और उनकी सहमति लेनी होगी। ठीक है, आप अगर कोई कर वर लगाना चाहते हो तो राष्ट्रपति की सुरक्षित सिफारिश को सुरक्षित रखो। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति ने सिफारिश कर दी, आपने वो सिफारिश का पेज ही खो दिया है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। 288 का 2, ये मैंने बताया था आपको, ये राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट पर कर की बात करता है और राष्ट्रपति की अनुमति इसमें आवश्यक है। जैसे कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बताया है आपको, ब्यास नदी पर, DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बताया है आपको। ठीक है, इतना हो गया। अब और आपको बताते हैं आगे, अगर ईयर वाइज हम आपको याद करा दें तब कैसा रहे। ईयर वाइज देखो ऐसा, तो उससे आपको आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। 1952 में क्या हुआ था, त्रावणकोर वर्सेस बॉम्बे कॉर्पोरेशन, त्रावणकोर का मामला था, त्रावणकोर का। तो आपको दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, त्रावणकोर का मामला किस आर्टिकल से संबंधित था और क्या मामला था, तो आपको इतना पता चलेगा। त्रावणकोर वर्सेस बॉम्बे स्टेट का मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर की बात हो रही है। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर की बात आ जाए तो 286 को आप याद रखें, 286 को। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय बिक्री पर रोक लगाता है कि आप अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर करने से रोक लगाता है, 1952 का। ठीक है, अब आते हैं 1966 का एक मामला है, 1966 का, ये घोसला का घोसला वाला मामला है। ठीक है, इसका क्या है, ये 286 का वन का बी है, ये वन का ए था, ये अंतर्राज्यीय व्यापार पे करता है, ये करता है वन का बी है, मतलब बी है तो बी ए के बाद का है, मतलब ये अमेरिका से आप कुछ आयात निर्यात कर रहे हो या फिर UK से कर रहे हो तो उस पर है। 286 का बन पाई, तो ये क्या कर रहा है, 1966 के माध्यम से घोसला केस में, मतलब आयात की बिक्री पर कर लगाता है। मतलब आप विदेशों से आयात निर्यात करोगे तो आपका कर कैसा होगा, आपका कर अमान्य होगा। ठीक है, अब अगला फैसला में हम आते हैं 1987 में। 87 में बिहार वर्सेस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी। बिहार क्या चाहता था, हम इस पर कर लगा दें, DVC पे, DVC बिहार वर्सेस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की बात हुई थी। तो ये 288 का 2 नेशनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, नेशनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 288 का 2 नेशनल प्रोजेक्ट, मतलब इसमें बिजली शुल्क पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और एक आपका मामला 1987 का है। अब हम लेटेस्ट मामलों में आते हैं। लेटेस्ट मतलब अभी 2015 के आसपास, 2020 के आसपास कुछ हुआ हो तो उन्हें समझते हैं। इतना पढ़ लेंगे ना तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो आप जो करंट अफेयर्स महीना भर में भी याद नहीं होता वो आपको 2 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो रही बात 2015 में, अब आते हैं 2015 में। तो 2015 की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रोफेशनल टैक्स की बात हुई थी। तो 276 के माध्यम से, 276 आर्टिकल है ये प्रोफेशनल टैक्स, जो 2500 रुपये की सीमा पालन की बात करता है कि आप 2500 रुपये से ज़्यादा प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आते हैं 2017 में हमारे फिस्कल फेडरलिज्म में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, मतलब GST लागू हुआ था। और GST में एक है IGST एक्ट 2017 का। ठीक है, ये 269 के ए आर्टिकल के तहत बनता है। ठीक है, 269 के ए आर्टिकल के तहत, मतलब केंद्र को अंतर्राज्यीय करों पर
अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने का अधिकार है, ये 269 की। अब आते हैं 2020 के मामले में। 2020 में 2020 का मैच खेलेगा यहाँ बात है डिक्लेयर्ड गुड्स की। डिक्लेयर्ड गुड्स की पुनर्परिभाषा की बात कर रहा है। कैसा गुड? डिक्लेयर्ड गुड्स मतलब आवश्यक वस्तु, मतलब ऐसी चीज़ें जो डिक्लेयर करता है, जैसे कि खाद्यान्न है, पेट्रोलियम है, स्टील है, तो डिक्लेयर गुड्स की बात करता है। तो इसके लिए आर्टिकल होगा तुम्हारा 286 का 3, 286 का 3 ये आर्टिकल होगा। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम, इसमें क्या है, इसमें डिक्लेयर गुड्स में क्या किया था, पेट्रोलियम उत्पादों को अलग रखा गया था। ठीक है, अगर मैं इसके विश्लेषण की बात करूं, अगर विश्लेषण करूं तो ये सब की जो हुआ है तो क्यों हुआ है, मतलब ये सब इसलिए हुआ है ताकि राष्ट्रीय बाजार और व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। हमारा बाजार कैसा रहा, राष्ट्रीय बाजार अच्छा चलता रहे, राज्यों में झगड़ा नहीं हो, व्यापारिक स्वतंत्रता बनी रहे, और ये सब होगा तो हमारी आर्थिक एकता बढ़ेगी, हमारी जो एकता है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात है कि राज्यों की स्थिति की बात करें तो राज्यों को सीमित कराधिकार हमने दिए हैं, और परंतु स्वायत्त व्यय नीति नहीं दी। हमने कर का अधिकार दिया है आपको, जैसे कि बताया 18 एंट्री तो राज्यों के पास है, जबकि संघ के पास 13 एंट्री में अधिकार है। राज्यों को एंट्री नंबर 45 से लेकर एंट्री नंबर 63 तक राज्य सूची में करों की बात की गई है। ठीक है, मतलब राज्यों को सीमित अधिकार दिए हैं और स्वायत्त व्यय नीति दी है कि आप व्यय करो, खर्च करो, उससे मतलब नहीं है, पर आर्थिक अनुशासन खराब ना हो, ऐसा ना करें राज्य अपने टैक्स के लालच में किसी नेशनल प्रोजेक्ट पे कर लगा दें, या फिर राज्य किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर कर लगा दें, या फिर केंद्र सरकार के ही किसी काम पे कर लगा दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था? हमारा संविधान चाहता था कि वन नेशन वन इकोनॉमिक इंडिया, हमारी इंडिया कैसी होगी, एक इकोनॉमिक होगा, मतलब इंडिया को क्या बनाना है, एक राष्ट्रीय बाजार में ढालना है, ये हमारे संविधान का उस पर। और इस उद्देश्य क्या होगा, हमारी फिजिकल हार्मोनी और हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद, और जो हमारी फिजिकल हार्मोनी है, मतलब आर्थिक रूप से हम लोग क्या रहें, एक समान हो, एक रूपता हमारे देश में बने, इसका मतलब ये है। तो इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल डाला गया? 276 प्रोफेशनल टैक्स पर सीमा लगा रहा 2500 रुपए की। 286 आर्टिकल है वो अंतर्राज्यीय आयात नीति बिक्री पर कर का निषेध करता है कि आप 286 का बन के कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर नहीं लगाएगा राज्य, और 286 का बन का बी कह रहा है कि आयात निर्यात पर कर नहीं लगाएगा राज्य। 288 कह रहा है कि राष्ट्रीय परियोजना, पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह की बात कर रहा है कि अगर आप कर लगाना चाहते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार कर लगाना चाहती है, तो उससे पहले बिहार सरकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुमति आवश्यक है। और 269 ये आर्टिकल है, कैपिटल ए है, तो संविधान संशोधन से आया 101 से। ये जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी में 3 कर हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो जीएसटी के अंतर्गत जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, तो मतलब अंतर्गत अंतर्राज्यीय लेन देन पर केंद्र के अधिकार की बात करता है 269 का। ये हैं किस पे पाबंदियां हैं, ये आर्टिकल राज्य विधानमंडल पर पाबंदियां लगाते हैं, और ऐसी पाबंदियों का उद्देश्य है राष्ट्रीय आर्थिक एकता को बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता नहीं, राष्ट्रीय आर्थिक एकता, नेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बनाए रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग कर राजस्व का वितरण पढ़ेंगे। कर राजस्व का वितरण का मतलब है कि मतलब भारत का जो वित्तीय संघवाद है उसकी बैकबोन है कर राजस्व का वितरण। संविधान का भाग 12 जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स जो आ रहे हैं भाग 12 में, इससे संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 268 से 281 तक, तथा इसमें 2 प्रमुख घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण। देखो, पिछली बार हम पढ़े थे 276, 286, 87, 88, 89। अब हम इसमें 268 से 281 की बात करेंगे। मतलब इसका क्या है, इसका दायरा बड़ा है। इसके अलावा 2 घटनाएं और हैं, एक 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, उसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था। ठीक है, तो अब इसके मुख्य विषय पर चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, जैसे 80वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 2000 का, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। व्यापक परिवर्तन का मतलब क्या है? देखिए, जो 80वां संविधान संशोधन 2000 है, इसने 2 आर्टिकल में संशोधन किया था। एक तो 270 में
और एक 272 में, ठीक है। और जो 101वां संशोधन है इसमें क्या किया गया, इससे क्या जोड़ा गया, इसमें 246 ए तो जोड़ा गया, उसके अलावा 269 ए जोड़ा गया, उसके अलावा 279 ए जोड़ा गया, इसमें जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। और 246 ए किसमें जोड़ा गया, ये संवर्ती सूची में जोड़ा गया था 246 का ये, ठीक है। और 269 ये, और इसके अलावा 270 जोड़ा गया। आप कहोगे 270, हाँ 270 में 80वां संशोधन से, मतलब 80वां संशोधन से इसमें संशोधन हुआ, और 270 में पुनः संशोधन हुआ, वो 101वां से हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ। 80वां संशोधन में क्या आखिर हुआ था, आपको मालूम है 80वां संशोधन में क्या हुआ था? तो जो 80वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया था, केंद्रीय कर जो थे, अर्थात संघीय सूची के अंतर्गत जो कर लगाए जाते थे, केंद्रीय कर जिसे हम बोलते हैं, केंद्रीय करों में राज्यों के, केंद्रीय करों में अगर हम बात करें तो सभी केंद्रीय करों की बात कर रहे हैं, ठीक। और सभी केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सेदारी दी गई थी। मतलब इसी संशोधन के माध्यम से मतलब केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, केंद्रीय कर अब हमारे उपयोग के नहीं है, इन्हें हम राज्यों को भी देंगे, ठीक है। अर्थात फिजिकल फेडरलिज्म में हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को समाहित किया था इसमें, ठीक। तो ये क्या होगा, ये तो होगा 80वां संशोधन। अब 101वां ने क्या किया, 101वां जो संशोधन है जीएसटी वाला, इसने क्या किया, करों का जो राजस्व वस्तु थी उसे साझा किया है। मतलब इसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी के माध्यम से इसे साझा किया है, मतलब एक दूसरे के साथ बांटेंगे, खाएंगे, समझ गए, ये बात है। मतलब दोनों संशोधन, जिसमें 80वां है वो राजस्व साझेदारी की बात कर रहा है, और जो संघीय सहयोग की, और दूसरा चरण क्या है, वो पहला तो वित्तीय बंटवारे की बात कर रहा है, दूसरा साझा कराधान की बात कर रहा है। और जो साझा कराधान की बात करता है वो जीएसटी है, और करों की बंटवारा, वित्तीय बंटवारे की बात करता है कि केंद्रीय करों में राज्यों की भी हिस्सेदारी होगी, वो 80वां संशोधन 2000 था। इसका मतलब ये है, मतलब 80वें संशोधन अधिनियम 2000 तथा 101वें द्वारा केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन था। तो पहला व्यापक परिवर्तन था कि राज्यों की हिस्सेदारी की, दूसरे में है कि जो कर व्यवस्था है उसे हम लोग साझा करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे में ये है कि 80वां संशोधन, ये 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। अब आपको पता, जैसे अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन 2026 से, यानी अक्टूबर से, अभी से 2025 से ये 16वां वित्त आयोग चालू होगा, और अप्रैल 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी, और जो 2031 तक चलेंगी, ठीक है। तो क्या है, अभी 16वां वित्त आयोग मतलब 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया, बस लागू होना शेष है, ठीक है। तो जो 80वां संशोधन 2000 में हुआ था, तब 10वां वित्त आयोग था। तो 10वां वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था, किसे, 80वें संशोधन को। मतलब तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो वित्त आयोग हैं वो नाम मात्र के हैं, भाई नाम मात्र के नहीं, इससे हमने संविधान में संशोधन भी किए हैं। तो इसका एक अच्छा उदाहरण ये है, आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों को एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। 29% की बात 10वें वित्त आयोग ने की थी, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग 15वें वित्त आयोग चल रहा है, 15वें वित्त आयोग से हम लोग 41% जो कर है वो राज्यों को देते हैं, जिसे वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। अच्छा, अब अगर आ जाए, अगर आपके मेंस में प्रश्न आ जाए कि अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना क्या है, इसे समझाओ, तो इसमें आप 80 बताना, इसकी भूमिका में देना कि 80वें संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लागू किया था, जिसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना जाता है। अब इसके बारे में और फैक्ट है कि यह पूर्वव्यापी, अर्थात 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया था। मतलब ये पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि ये पूर्वव्यापी प्रभाव से भी लागू हो सकता है, हाँ, मतलब संशोधन तो 2000 में हुआ, और कर का बंटवारा 1996 से ही कर रहा था, समझ गए, ये पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। मतलब ऐसा होता है, किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाए, वो मामला हाईकोर्ट में चला जाए, बेचारा 10 साल नौकरी नहीं कर पाए, और 10 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला आता, तो वो पुरानी 10 साल की पूरी सैलरी आपको मिल जाएगी। इसे कहते हैं पूर्वव्यापी प्रभाव। इस संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों, जैसे निगम कर, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब जैसे अब क्या है, आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न क्या आना चाहिए
कि जब ये वाला जो वित्त आयोग था, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश मिल गई थी कि 280 अनुच्छेद 200 मतलब 10वें वित्त आयोग की सिफारिश मिल गई कि राज्य को कुल केंद्रीय करों का 29% हिस्सा दिया जाए, तो फिर ये 80 का संशोधन करने की क्या बात है। ठीक है, 80 इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसकी ज़रूरत ये है कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, वित्त आयोग की सिफारिशें 280 के 3 के ए में है। 280 के 3 के ए में जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, इनमें क्या होता है, कानूनी बाध्यता नहीं होती। क्या नहीं होती? कानूनी बाध्यता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नीति निर्देशक तो आपने पढ़ा होगा ना, अनुच्छेद 36 से 51। वैसे ये नीति निर्देशक टाइप है, अर्थात ये इनकी भूमिका केवल सलाहकारी होती है। सरकार चाहे तो मानेगी, सरकार चाहे तो नहीं मानेगी। अब सरकार चाहती थी कि इनकी जो सिफारिशें हैं उन्हें कानूनी बाध्यता मिल जाए, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख हो जाए, और संविधान में उल्लेख हो जाए तो यदि राज्यों में बंटवारा नहीं होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इन्हें कानूनी रूप से बाध्य करने के लिए 80वां संशोधन किया गया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। और आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने 270 में संशोधन किया। 270 में संशोधन किया मतलब 270 में संशोधन करके क्या बात कही गई कि केंद्र द्वारा उगाई गई कुल कर आय में राज्यों की हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब 10वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? केसी पंत। इनने पहली बार सभी केंद्रीय करों की कुल आय में राज्यों के 29% हिस्से को सुझाया था कि केंद्रीय कर हैं उनमें राज्यों को कितना हिस्सा मिले? 29% हिस्सा मिले। और इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन, अर्थात अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना। अवमूल्यन, जैसे नोट का, रुपया का मूल्यन सुना होगा। पहले $1 80 रुपया होता था, अब अवमूल्यन हो गया रुपए का, तो $1 85 रुपये होगा। इसे अवमूल्यन बोलते हैं। इसे बोलते हैं अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना। मतलब केंद्र सरकार को पहले मान लो 1 लाख करोड़ रुपए उसका क्या मिलता था? राजस्व आ जाता था। अब उसे 29,000 करोड़ राज्यों को देना पड़ेगा, तो उसके पास राजस्व कितना बचेगा? 71,000 करोड़ बचेगा। इसे बोलते हैं अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना, अर्थात अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन। ठीक है, तो यह जो स्कीम है, यह शेयरिंग ऑफ नेट प्रोफिट्स की अवधारणा पर आधारित है। कौन सी अवधारणा पर आधारित है? शेयरिंग ऑफ नेट प्रोफिट्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहें तो आयकर ही नहीं बल्कि सभी करों के हिस्सेदारी। 270 में क्या था कि आयकर को बांट दो भाई। ये कह रहा है कि आयकर को नहीं, जितने भी कर हैं सबको बांटो। ठीक है, इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ नेट प्रोफिट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। मतलब 270 का बन का ये है, इसमें क्या क्या है? 270 के बन के ए में क्या प्रावधान है? 270 के बन के ए में क्या प्रावधान है? अगर संशोधन हुआ तो क्या हुआ? संशोधन हुआ तो इसीलिए तो कैपिटल ए जुड़ गया है। ठीक है, जैसे ही कैपिटल ए कैपिटल बी दिखाई दे तो समझो ये संशोधन के माध्यम से जुड़ा है, जिसमें क्या होगा? ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड टू इन यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट सरचार्ज एंड सेस। आज भी आप देखना, सरचार्ज और सेस को केंद्र सरकार क्या है? राज्यों में नहीं बांटती। मतलब ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड होगी यूनियन लिस्ट से, एक्सेप्ट करेंगे सरचार्ज को और सेस को। समझ गए? इससे क्या हुआ? इस योजना ने राज्यों को शेयर इन ऑल सेंट्रल टैक्सेस का अधिकार दिया। मतलब जितने भी सेंट्रल टैक्स हैं, ऐसा केंद्रीय कर हैं, उनमें से राज्यों को शेयर मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था? केवल आयकर ही तक सीमित था, इनकम टैक्स तक ही सीमित था। लेकिन 80वें संशोधन में हमने 80वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 270 में संशोधन किया। उससे क्या हुआ? आपके सभी टैक्सों तक राज्यों की पहुंच गई। ठीक है, और इसका उदाहरण की बात की जाए तो यह वित्तीय संघवाद का न्यू फेज था। मतलब एक तो हमारे देश की आज़ादी के माध्यम से एकदम केंद्र का बोलबाला था, लेकिन 2000 में किसकी सरकार थी? 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे, आप तो जान ही रहे हैं। तो यह वित्तीय संघवाद का न्यू फेज था। अब आयकर ही नहीं बल्कि सभी केंद्रीय करों को राज्यों के बीच साझा करना होगा। ठीक है, ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण, फिस्कल फेडरलिज्म का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो यह संशोधन 1 अप्रैल 1996 से पूर्व व्यापी रूप से अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसमें लिखा है। तो इसका मतलब क्या? 80वां संशोधन अधिनियम जो 2000 में आया था,
इसके सेक्शन 3 के 2 ने इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया था, मतलब पूर्वव्यापी प्रभाव। पूर्वव्यापी प्रभाव को आप इंग्लिश में बोलते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और एक कहाँ से मिलता है? उसके 80वें संशोधन के धारा 3 के 2 में ये बात लिखी थी, यानी प्रभाव 1 अप्रैल 1996 से होगा। मतलब राज्यों को 1996 से 2000 तक की जो राजस्व हानि हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति भी की गई थी, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब से सत्ता में उनकी सरकार क्या 13 दिन के लिए चली थी ना, 1996 13 दिन के लिए गिर गई थी, मतलब 13 दिन में सरकार गिर गई थी। फिर 13 महीने में जयललिता की वजह से गिरी थी 1998 में, फिर 99 में दोबारा बने, ठीक है ऐसे। तो इनके राजस्व की क्षतिपूर्ति की भी की गई थी। यह संवैधानिक रेट्रोस्पेक्टिव फिजिकल करेक्शन का उदाहरण है। मतलब ऐसे उदाहरण दुर्लभ और विशेष मिलते हैं। अगर यही बात की जाए कि तो इसमें लिखना कि ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है। इसका उदाहरण देने का 80वें संशोधन जो हुआ वो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव फिजिकल करेक्शन हुआ। हमारे राजकोषीय संघवाद में करेक्शन हुआ, मतलब सुधार हुआ, वो भी पूर्वव्यापी प्रभाव से। ऐसा बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही विशेष है, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्ति के ही समय पे हो सकता था, ठीक है। उनके अंदर कोई लालच वगैरह नहीं थी, वो सिद्धांत के एकदम पक्के आदमी थे, ठीक है। जो लोग बुराई करते हैं उन अब हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, 101वें संविधान संशोधन ने देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की। मतलब वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, उसी अनुसार संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधी प्रावधान है, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाके हम लोग देख लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम 101वें संशोधन को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर 80वें संशोधन की तरफ जाना चाहेंगे। 80वें संशोधन में यहाँ गौर करो, यहाँ लिखा है अनुच्छेद 13। देखो मैं अलग से पेन से करता हूँ इसे हाईलाइट। ये देखिए 80वें संशोधन में ये लिखा है, दिखेगा नहीं यार, यहाँ लिखा है 13 लिखा है। 13 का मतलब ये जो 13 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि यह संशोधन अनुच्छेद 272 को समाप्त करता है। कौन? 80वां संशोधन। अर्थात ऐसे कर जिन्हें केंद्र उद्धृत और एकत्रित करता हो तथा केंद्र और राज्य के बीच बांटा जा सकता हो। इसको आप समझेंगे थोड़ा। इसका मतलब है 80वां संशोधन ने अनुच्छेद 272 को हटा दिया। अब क्या है, अब वितरण का आधार केवल अनुच्छेद 270 ही रह गया। हमने क्या किया, अनुच्छेद 270 को संशोधित कर दिया और 272 की शक्ति 270 में दे दी। 270 से हमारी 272 से 272 से हमारी क्या दुश्मनी थी कि हमने उसे हटा के उसकी शक्तियाँ 270 को दे दी। इसलिए दे दी क्योंकि जो 10वां वित्त आयोग था उसकी सिफारिश थी कि आप करों का बंटवारा करो। अब हम चाह रहे थे कि हम आयकर और आयकर के अलावा अन्य कर, ठीक, अन्य करों को एक साथ ही बांटेंगे, ठीक है। तो क्या है, पहले क्या होता था, आयकर तो 270 के तहत बांटा जाता था और आयकर के अलावा जो अन्य कर होते थे जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि, इन करों को हम बांटते थे 272 के माध्यम से। मतलब 270 में अलग साझा होता था, 272 से अलग अलग साझा करते थे। तो ये व्यवस्था क्या थी, बहुत डिफ़िकल्ट व्यवस्था थी। अब हम चाहते थे सभी को एकीकृत रूप से बांटेंगे और हमें मतलब नहीं है, हमें जो केंद्र को जो मिलेगा उसका 29% हम राज्यों को दे देंगे, सीधा हमारे मन में यही था। फिर क्या किया हम लोगों ने 272 को हटा दिया और कर बंटवारे के लिए सिंगल मैकेनिज्म फॉर रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब रेवेन्यू को शेयर करने के लिए हमने सिंगल मैकेनिज्म को अपनाया। डबल मैकेनिज्म था 270 का 272 का, उसे हटा दिया। अब सब कुछ हम अनुच्छेद 270 के अंतर्गत ही बांटते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब आते हैं 101वें संशोधन अधिनियम 2016। तो 101वां संशोधन अधिनियम जो 2016 है, इसने जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू करने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद जोड़ेगा, एक हमने लगभग आपको बहुत याद करा दिया, 246 का ए, 269 का ए और 279 का ए, ठीक है। ये जीएसटी लागू करने के लिए हमने जोड़े। तो जो 279 का ए है ये जीएसटी काउंसिल की बात करता है, 246 का ये 7वीं अनुसूची में संशोधन की बात करता है और 269 का ये है, ये कर बंटवारे में संशोधन की बात करेगा, ठीक है। क्योंकि ये करों की बात 269, 270, 271 इन्हीं में हो रही है, ठीक है। 279 काफ़ी आगे चला जाएगा। तो ये बात होगी। अब इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु एवं सेवा कर लगाने की समवर्ती शक्ति दी गई है, ठीक है। हमने बोला ना समवर्ती शक्ति दोनों को है।
जैसे राज्य SGST लगाएंगे तो केंद्र CGST, और जब अंतर्राज्यीय व्यापार होगा तो IGST लगेगा। मतलब 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। कब? 1/7/17 को, 1/7/17 को GST लागू हुआ। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? GST कैसे लागू? 1/7/17, ये हुआ 1/7/17 को GST लागू। ठीक है, ये वन नेशन वन टैक्स की भावना पर आधारित था। मतलब GST जो है फिस्कल कोऑपरेटिव फेडरल, अर्थात सहयोगी संघवाद, वो भी आर्थिक रूप से, जहाँ दोनों सरकारें क्या करती है? समान कर साझेदार है। ठीक है, दोनों सरकारें मतलब राज्य सरकार और संघ सरकार क्या है? समान कर साझेदार है। ठीक है, इतना इतना आया होगा समझ में। अब हम चलते हैं आगे। GST के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरूपित अनेक अप्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए। ये देखना है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो इसमें पढ़िए GST के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर, 1-2 कर नहीं, अनेक अप्रत्यक्ष कर कैसे हो गए? निष्प्रभावी हो गए। जो 101वां संशोधन 2016 में आया, जो 1/7/17 से लागू हुआ, इसके चलते अनेक केंद्र, चाहे केंद्र के हों अर्थात दिल्ली की सरकार है, मोदी जी के हों, या फिर राज्य के कर हों जैसे नीतीश कुमार के कर हों, ये कैसे होगा? निष्प्रभावी होगा। मतलब इनका कोई मतलब नहीं हुआ। कैसे निष्प्रभावी हो गए ये बताइए। देखो ऐसे निष्प्रभावी हो गए, अनुच्छेद 279 है, जैसे 279 ये है, 279 का A का 4, तो अनुच्छेद 279 का A का 4 है। ये क्या करता है? GST काउंसिल, इसका मतलब है कि GST काउंसिल यह तय करती है कि कौन से कर GST में समाहित होंगे। ये तय कौन करेगा? 279 के A के 4 के तहत एक वो बनेगी काउंसिल, वो करेगी तय कि कौन से कर GST में समाहित होंगे। मतलब केंद्र के सेंट्रल एक्साइज का टैक्स हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे CBD हो, चाहे SAD हो, चाहे वो राज्यों का वैट हो, एंट्री टैक्स हो, या एंटरटेनमेंट टैक्स हो, या परचेज टैक्स हो, इन सबको समाप्त कर दिया। और इस प्रकार GST काउंसिल जो 279 की 1 के 4 के तहत बनी, इसने कितने टैक्स समाप्त किए? 17। मतलब 17 अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक कर बना दिया, 17 को समाप्त करके एक बना दिया। पता नहीं GST को 17 से क्या प्यार है, इसलिए एक तो एक देखो लागू हुआ, जैसे लागू हुआ 1/7/17 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। और कर समाप्त किए कितने? कर भी किए समाप्त 17 अप्रत्यक्ष कर, अर्थात केंद्र सरकार, संघ सरकार और राज्यों के 17 कर को समाप्त किए। जिसमें संघ के कौन कौन से कर हैं? जिसमें सेंट्रल टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज, ठीक है, सर्विस टैक्स है, CBD है, SAD है, और राज्यों का वैट है, राज्यों का एंट्री टैक्स है, राज्यों का एंटरटेनमेंट टैक्स है, उनका राज्यों का परचेज टैक्स है। इन्हें समाप्त किया। कुल मिलाकर ऐसे 17 टैक्सों को समाप्त करके एक कर बनाया GST। यह भारतीय कराधान इतिहास का सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार है। मतलब हमारे यहाँ जितना भी टैक्स रिफॉर्म्स हुआ है, इससे बड़ा कोई रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब चलते हैं और आगे। अब क्या लिखा है इसमें? और आगे की बात करें तो और आगे चलते हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे GST लागू करने की मंशा ही यही थी कि भारी भरकम कर व्यवस्था को की जटिलता को सुगम करेंगे तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाएगा। मतलब GST लागू हमने क्यों किया था? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तो 17 करें भारी भरकम कर व्यवस्था। मतलब एक अनुच्छेद 270 से अलग कहानी चल रही, 272 अलग बोल रहा है। ठीक है, वो तो क्या हमने 80वें संशोधन 2000 के माध्यम से उनके कुछ व्यवस्था को सुधार दिया। उसके अलावा भी आप देख रहे हो ये 17 कर जो हैं, ये 17 कर को हमने एक कर में बदल दिया। तो मतलब भारी भरकम व्यवस्था थी, 17 जगह चीज़ रखी, उसे एक जगह पे इकट्ठा करके सजा दिया है। मतलब भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम इसके लिए कौन सा आर्टिकल करेंगे? देखो उसमें मतलब हम क्या बोले थे, 279 के 1 के 4 में हम बोले थे कि ये GST काउंसिल तय करता है कि कौन से कर GST में शामिल होंगे। तो GST काउंसिल ने तय किया कि 17 कर शामिल होंगे। ये 279 के 4 की बात हुई। अब भारी भरकम कर व्यवस्था के लिए 279 का A का 6 है, A का 6, इसे पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें लिखा है कि GST परिषद का निर्णय
राष्ट्रीय बाजार की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जीएसटी परिषद जो है उसका निर्णय किया राष्ट्रीय बाजार, भारत इतना बड़ा देश है जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब राष्ट्रीय बाजार की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है, अब जैसे जीएसटी परिषद है उसने 2017 से अभी तक मतलब स्लैब रैशनलाइजेशन किया, जिससे बाजार में मूल्य में असमानता घटाई गई। मतलब जैसे जीएसटी की स्लैब होती हैं 8, 18, 28 की, जैसे आपने स्लैब सुना होगा, तो मतलब यह अनुच्छेद जो है 279 के 1(6) आर्थिक संघवाद की भावना को संस्थागत रूप देता है। मतलब आर्थिक संघवाद, हमारा संघ कैसा हो, आर्थिक रूप से संघवाद, अर्थात फिजिकल फेडरलिज्म की भावना को संस्थागत रूप कौन देता है, 279 का 6। मतलब जीएसटी परिषद ने 2017 के बाद से स्लैब में रैशनलाइजेशन किया, मतलब बाजार मूल्य में जो असमानता थी धीरे धीरे उस असमानता को हमने कम किया है। ठीक है, और ऐसे असमानता कम करते गए तो किसकी प्राप्ति होगी, जब असमानता कम होगी कर में तो प्राप्ति किसकी होगी, असमानता कम होगी तो प्राप्ति होगी आर्थिक संघवाद की। मतलब 279 का 6 आर्थिक संघवाद की भावना को संस्थागत रूप दे रहा है। और एक केंद्र राज्य प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर बढ़े, मतलब एक केंद्र और राज्य में क्या बार्गेनिंग फेडरलिज्म, अर्थात प्रतिस्पर्धी संघवाद जो था कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, इसके स्थान में हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़े। मतलब अब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, अब हम लोग सहयोग से काम करेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे, मतलब संशोधन ने, इस संशोधन ने 101वें संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, मतलब विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, इन्हें समाप्त कर दिया। ठीक, मतलब इस संशोधन ने क्या किया, विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को, जैसे हमने आपको नाम लेके बताया था, ये जो सेंट्रल का एक्साइज टैक्स है आपका, और ऐसे राज्य में आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है, राज्य का एंट्री टैक्स है। मतलब इस तरीके के जो अप्रत्यक्ष करते और इनकी उगाहियाँ थी, अर्थात लेवी, उगाही को लेवी बोलते हैं कि, और कर इकट्ठा होते हैं उसे कलेक्शन बोलते हैं, जो बांटा जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब इनकी लेवी को भी और जो अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, इन्हें समाप्त कर दिया। मतलब क्या है, मतलब यह है अनुच्छेद 268 का 1 और 271 संशोधित हो गए या निरस्त हो गए। सेवा कर और अधिभार अब जीएसटी में समाहित हो गया। सेवा कर जो था पहले सेवा कर था और ये अधिभार था अब जीएसटी में समाहित हो गया। ठीक है, मतलब यही है कि इस संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, इन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात जिसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, औषधि एवं प्रसाधन तैयारी जिसे उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 में, औषधि एवं प्रसाधन तैयारी उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाया गया उत्पादन शुल्क, मतलब औषधि एवं प्रसाधन तैयारी अधिनियम 1955 है, उसके अंतर्गत क्या उगाया जाता था, उत्पादन शुल्क। और तुम्हारे केंद्रीय बिक्री कर अर्थात जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सीबीडी, सेंट्रल सीबीडी, मतलब केंद्रीय बिक्री, केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब केंद्रीय बिक्री कर कौन है, लगाता कौन था, केंद्रीय बिक्री कर को राज्य कौन लगाता था, केंद्र लगाता था, और इकट्ठा कौन करता था, इकट्ठा राज्य करता था। ठीक, तो केंद्रीय बिक्री कर। और सेवा कर, ये जो सेवा कर है ना 1994 का जो एक्ट है, एक फाइनेंस से संबंधित उससे रिलेटेड है। ठीक है, सेवा कर। अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क भी कहा जाता है, मतलब अतिरिक्त सीमा शुल्क है उसे प्रतिकार शुल्क भी कहा जाता है, मतलब एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटर वैली, हम कहते नहीं काउंटर वैलिंग होती है, मतलब प्रतिकार शुल्क, काउंटर वैलिंग करना। ठीक, तो प्रतिकार शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये करों के नाम हैं, इतना आपको पता, बस पढ़ लेना है इसे, ये नहीं रटने में लगा। अर्थात स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स तथा केंद्रीय अधिभार एवं उपकर जहाँ तक में वे वस्तु एवं सेवा कर आपूर्ति से संबंधित हैं, अर्थात केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, मतलब सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस सो फॉर एज दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी प्रकार संशोधन द्वारा अन्य
अनेक करों और शुल्कों को भी एक में कर दिया गया, मतलब एक में कर दिया गया। जैसे राज्य मूल वर्धित कर, स्टेट वैल्यू एडिटेड टैक्स जिसे सेल्स टैक्स भी बोलते हैं, मनोरंजन कर जिसे स्थानीय निकाय द्वारा उगाए गए कर के अतिरिक्त हम जोड़ते हैं, अष्टद्रव्य, जो अष्टद्रव्य होता है ना, अष्टधातु वगैरह आपने सुना होगा, वैसे अष्टद्रव्य एवं प्रवेश पर कर अर्थात ऑक्टोरी एंड एंट्री टैक्स, किराए कर जिसे हम परचेज टैक्स बोलते हैं, कुछ चीज़ को हम परचेज करते हैं उस पर कर, विलासिता पे कर अर्थात लग्जरी वस्तुओं से संबंधित कर, लॉटरी और सट्टा और जुआ से संबंधित पर कर, ये जुए से संबंधित कर हो गए। इसके अलावा करते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्य के अधिभार एवं उपकर अर्थात स्टेट सरचार्ज एंड सेस इज सो फॉर एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसका मतलब है वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्य के अधिभार एवं उपकर। इसके अलावा बात की जाए तो संशोधनों ने संविधान के अनुच्छेद 267 ए के साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 92C को भी निरस्त कर दिया। मतलब इन संशोधनों ने क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 268 ए है उसके साथ ही 268 ए को तो निरस्त किया ही है, साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 92C थी, मतलब अभी हम 92B तक 13 करोड़ की बात करते हैं, 92C इसी से निरस्त कर दी गई है जो कि सेवा कर से संबंधित थी। मतलब 92C में क्या था, सेवा कर था, उसे निरस्त कर दिया गया थी। इन्हें 88वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था। मतलब 268 के ए को, अच्छा 268 का कैपिटल ए है, इसका मतलब ये किसी संशोधन से जुड़ा होगा, तो बता रहा है कि 88वें संशोधन 2003 से जुड़ा था और 92C को जोड़ा गया था, इन्हें समाप्त कर दिया। सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती थी तथा इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते थे। मतलब सेवा कर ऐसा था, सेवा कर की उगाही तो केंद्र करता था, मतलब केंद्र वसूलता था सेवा कर को, ठीक, और फिर केंद्र क्या करता था, उसे कुछ अपने पास रख लेता था, बाकी राज्यों को बांट देता था, ठीक है। उपरोक्त दोनों संशोधनों 80वां एवं 101 संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। और इसके संशोधन के बाद अब जो बात करेंगे, अब हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। अभी इन संशोधनों के माध्यम से क्या क्या लोचा हुआ, क्या क्या झोलम झाल हो गया, वो इसमें दी गई है, ठीक है। अगर सिंपल बात की जाए, सिंपल बात यह है कि जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर कैसे हो गए, निष्प्रभावी हो गए। मतलब अनुच्छेद 279 के 1 जीएसटी काउंसिल यह तय करती है कौन से कर जीएसटी में समाहित होंगे, ठीक है। वैसे जीएसटी लागू करने की मंशा यही थी कि हम भारी भरकम जो कर व्यवस्था है इसे समाप्त करके सरल बनाएंगे। तो 279 का 1(6) है, वो जीएसटी परिषद के निर्णय, मतलब राष्ट्रीय बाजार की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब राष्ट्रीय बाजार में एक रूपता सुनिश्चित हो, वो 279 के 1(6) के माध्यम से। मत इसका काम क्या है, जीएसटी परिषद ने 17 से 23 में स्लैब रैशनलाइजेशन किया, जिससे बाजार मूल्य में असमानता घटी, ठीक है। अगली बात है, संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी उन्हें समाप्त कर दिया। इसमें देखिए, इसे हम बता रहे हैं, अलग से पेन से इसे हाईलाइट कर देते हैं। अरे आ जाए यार, इसे हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो संशोधन है, इनने विभिन्न केंद्रीय करों जैसे अप्रत्यक्ष कर, इनकी उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, इन्हें समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 268 और 271 को संशोधन को हमने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, या तो संशोधित कर दिया या निरस्त कर दिया। जैसे सेवा कर है और अधिभार है, अब जीएसटी में समाहित हो गए, अर्थात सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और मैन्युफैक्चर गुड्स सर्विस टैक्स अब सेंट्रल जीएसटी में समाहित हो गए। मतलब केंद्र के सभी अप्रत्यक्ष कर अब जीएसटी के हेड में समाहित हो गए, जीएसटी के शीर्ष में समाहित हो गए, और ये संघीय सरलता का नया युग है, अर्थात इसे हम संघीय सरलता बोल रहे हैं। मतलब केंद्र के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो जीएसटी में चले गए हैं। अब जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, औषधि और प्रसाधन उत्पाद के अधिनियम के अधीन शुल्क हैं, केंद्रीय बिक्री कर है, सेवा कर है, प्रतिकार शुल्क है, सीबीडी बोलते हैं जैसे, विशेष सीमा शुल्क एसएडी है, तथा केंद्रीय अधिभार और उपकर। इन्हें क्या किया, 269 और 279 4B के तहत इन करों का निर्धारण अब जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो कर हैं एक समाप्त तो नहीं हुए, पर इनका निर्धारण 269 और 279 के 4B के तहत निर्धारण कौन कर रहा है, जीएसटी परिषद कर रहा है। मतलब ये समझो, कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी अभी भी केंद्र सरकार के पास है, पर सीबीडी और एसएडी को हमने आईजीएसटी में समाहित कर दिया। और सर्विस टैक्स जो फाइनेंस एक्ट 1994 से था, इसे रिप्लेस कर दिया
जीएसटी एक्ट 2017 के माध्यम से। मतलब 101 बार संशोधन केवल नया कर ही नहीं लगा रहा, पुराने करों का क्या कर रहा है, संवैधानिक विलय कर दे रहा। अब हम इसे थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे 80वां संशोधन है 2000 वाला 18th, ये क्या कर रहा है, ये आया 2000 में, आया 2000 में, ठीक है 2000 में आया। इसका ये क्या कर रहा है, 270 और 272 जो है इन्हें हटा दे रहा है। 270 272 को हटा दे रहा है। 270 को तो संशोधित कर रहा है, अर्थात ये राइट और रॉन्ग कर दे रहा है इसमें, क्योंकि 272 को हटा दे रहा है, ठीक है। और सभी केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी इसने सुनिश्चित की 29%। मतलब राज्यों को 29% हिस्सा मिलेगा 10वें वित्त आयोग के हिसाब से, ठीक है। एक तो ये होगा। अब आते हैं 101वां संशोधन 2016 वाला। इसने क्या किया, तुम्हें 240 दिया, 269 दिया और 279 दिया। इसके अलावा 270 का वन का ए भी दिया, 270 का वन का ए दिया, वन का ए दिया, ठीक है। 270 का वन का ए दिया। इसका काम क्या है, ये जीएसटी लागू कर रहा है, साझा कराधान शक्ति की बात करता है, ठीक है। वन का ये 270 का कैसे दिया, ऐसे दिया है कि 272 को समाप्त कर दिया, तो 270 के वन की ये कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया। खैर 272 को समाप्त, इसका पुनः संशोधन हुआ ना 270 में। पहले क्या 272 को समाप्त करके 270 में लेके फिर इसे हमने संशोधित करके पुनः संशोधन 270 में किया है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 280 की, ये वित्त आयोग के गठन की बात करता है। 15 वित्त आयोग ने 41% हिस्सा राज्यों को दिया है। वहीं अनुच्छेद 279 की बात करें तो ये जीएसटी परिषद की बात करता है, केंद्र राष्ट्र की सहयोगी कर नीति की बात करता है। अगर हम इस प्रकार की घटनाओं के हिसाब से देखें, तो 1996 से लेकर 2000 तक, 1996 से लेकर 2000 तक की बात करें तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशें थी, अर्थात 80वें संशोधन की बात हुई, जहाँ 29% कर राजस्व किया। 2000 में क्या किया, 2000 में अनुच्छेद 272 को हटा गया। 81वें संशोधन 2000 में 272 को हटा दिया, अनुच्छेद 272 को, और इसे एकीकृत वितरण व्यवस्था की शुरुआत की। मतलब इनकम टैक्स के साथ साथ निगम कर जैसे अन्य कर भी केवल 270 के माध्यम से ही क्रियान्वित किए जाएंगे, इनका मतलब ये था। अब आते हैं 2000 के बाद सीधे 2015 में 14 वित्त आयोग आया। कौन सा वित्त आयोग, 14th फाइनेंस कमीशन, 14th FC आया, ठीक है। और इसने क्या किया, अनुच्छेद 280 में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी कर दी, 42% कर दी। 16-17 में तो सबसे बड़ा संशोधन हुआ ही था। 16-17 में क्या हुआ, जीएसटी पारित हुआ। 101वां संशोधन माध्यम से, इसमें 240 है, 269 है, 279 और 270 का बने जोड़ेगा। ये संयुक्त कर प्रणाली है, ठीक है। अब आते हैं 2020 में। 2020 में क्या हुआ, 2020 में 15 वित्त आयोग आया। इसने 280 आर्टिकल के माध्यम से ये 42% की हिस्सेदारी जो थी ना, उसे 41% कर दिया, ठीक है। और 2020-22 में जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात चली, अर्थात जीएसटी कंपनसेशन पर विवाद चला। मतलब कोविड के टाइम पे राज्यों को मुआवजा केंद्र के द्वारा दिया गया। ये जो मुआवजा दिया गया है वो इधर लिख देते हैं। ये है 279 का ए का ए, अर्थात संशोधन के माध्यम से 4 का एच, इसके माध्यम से कोविड की अवधि में राज्यों को मुआवजा दिया गया, ठीक है। मतलब 80वां संशोधन 2000 वाला में सभी केंद्रीय करों के साझा कर राजस्व की बात करता है, और 101वां संशोधन जो है वो जीएसटी को लागू करता है। 270 में क्या है आर्टिकल में, ये टैक्स के डिवाइड की बात करता है, केंद्र राज्य को बांटता है। 280 क्या करता है, फाइनेंस का बैलेंसर के रूप में काम करता है। मतलब वित्त आयोग ऐसा आयोग है जो सबको कहता है कि इतना % राज्य को दो, इतना केंद्र को दो। और वहीं 279 ये समझ लो, ये क्या करता है, जीएसटी परिषद की बात करता है। अब इसे समझेंगे, पहले क्या अवस्था थी, पहले कर वितरण होता था कि केवल आयकर को ही साझा किया जाता था, बाद में सभी केंद्रीय कर साझा होने लगे। और वहीं 101वें संशोधन के बाद जो हमारी कराधान प्रणाली है वो कैसी हो गई, साझा हो गई। वो कराधान प्रणाली ही पूरी साझा हो गई। पहले आयकर साझा होते थे, फिर केंद्रीय कर साझा हुए 80 संशोधन से। 101 संशोधन ने तो पूरी कराधान प्रणाली को ही साझा कर दिया। इसी प्रकार क्या होता है, पहले केंद्र प्रधान होता था, फिर संतुलित आ गया, केंद्र और राज्य दोनों हो गए। अब संवर्ती अधिकार है अनुच्छेद 246 के माध्यम से। और अगर हम 80वें संशोधन से पहले की प्रणाली कहें तो पहले 2 प्रणाली थी, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट अलग अलग था, ठीक है।
फिर 80 के बाद 2000 के बाद एकीकृत वितरण की बात आई, और 101 के बाद तो एकल कर प्रणाली की बात हुई। एकीकृत वितरण से हम कहाँ आ गए, एकल कर प्रणाली पे। ठीक है, वितरण करना ही नहीं है, कल कर प्रणाली ही एकल रहेगी, तो फिर वितरण करने की क्या ज़रूरत है। और इसकी बात करेंगे, इससे क्या होगा, राजस्व असमानता थी पहले, पहले राजस्व असमानता थी, और 2000 के बाद में 80 संशोधन के बाद संघीय समानता आई, और अभी जो है अभी सहयोगात्मक संघवाद की बात है। ठीक है, मतलब 80वां संशोधन 2000 में राज्यों को सभी केंद्रीय करों में हिस्सा देता था, और अनुच्छेद 272 को उसने समाप्त किया था, क्योंकि 272 का काम खत्म हो गया था। इसमें 29% हिस्सा हमने पूर्व व्यापी प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसे दिया था, राज्यों को दिया था, अर्थात साझा राजस्व की परंपरा चालू हो गई थी। 101वां संशोधन जो 2016 में जीएसटी लागू हुआ, 240, 229, 289 जुड़ेगा, सभी अप्रत्यक्ष करों का हमने एकीकरण कर दिया, तब वन नेशन वन मार्केट की बात हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें फिस्कल कॉपरेशन, फिस्कल यूनिटी, फिस्कल स्टेबिलिटी प्राप्त हुई। ठीक है, धन्यवाद, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इससे आगे अब हम पता क्या पढ़ेंगे, वर्तमान में क्या व्यवस्था है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा।